नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। यह सरकार विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और साथ ही पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। वहाँ महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। महायुति गठबंधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि महायुति गठबंधन को भारी बहुमत मिला। जनता ने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुना है, जिसके लिए मैं देवेंद्र फडणवीस को उत्तराखंड की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर बहुत अच्छा काम को यहाँ पर पूरा भारी बहुमत मिला है और अब देवेंद्र जी को सब लोगों ने मिलकर जो है नेता चुना है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। उत्तराखंड की जनता तो उधर भारत सरकार के संयुक्त सचिव डी सेथिल पांडेयन रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने तालाब का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त सचिव तालाब का जायजा लेने के बाद काफी खुश भी नजर आए। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले के अधिकारियों और ग्राम प्रधान का भी इस तालाब को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो उधर उत्तरकाशी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देश पर जिले में जल जीवन मिशन के तहत पूरी हो चुकी योजनाओं के बाद अब सच की जांच पड़ताल लगाने के लिए एक अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत जिलाधिकारी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि टीम हर घर जल का सत्यापन कर एक बार रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद यह रिपोर्ट तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों को सौंपी जाएगी। तो वहीं उत्तरकाशी में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने सीजनल चेकिंग के साथ औचक निरीक्षण भी किया। साथ ही उपस्थित कर्मियों से समस्या भी पूछी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बात करें राज्य में साइबर ठगों के हौसले प्रतिदिन लगातार बुलंद हो रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला उत्तरकाशी से सामने आया। साइबर ठगों ने कुछ गर्भवती महिलाओं को अपना निशाना बनाकर स्वास्थ्य विभाग के नाम से फ्रॉड कॉल करते थे। मामले को लेकर डॉक्टर बीएस रावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि फ्रॉड कॉल से हर संभव बचने का प्रयास करें और अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर न करें। साथ ही किसी तरह का फ्रॉड कॉल आने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। इन दिनों उत्तराखंड की वादियों में फिल्मों की खूब शूटिंग हो रही है और देहरादून में विक्रांत मैसी, शनाया कपूर और आरुषि निशांक की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की शूटिंग जारी है, जिसको लेकर फिल्म के सेट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही इस अवसर पर सीएम ने कलाकारों और पूरी टीम को बधाई भी दी। उत्तराखंड में मैंने पहले भी एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी शूट किया है, एज एन एक्टर भी मैंने उत्तराखंड में काफ़ी शूट किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल एंड मैं खुद उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है, उम्मीद रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम हो सके। यहाँ के लोगों को जब भी कोई शूट होता है तो भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अच्छी तरीके से फिल्म नीतियों पर सुधार किया है, अच्छी फिल्म नीतियों को लेकर आए हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है वो टेम्पटेशन एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए है कि वो उत्तराखंड आए और यहाँ पर शूट करें।
आपका। तो वहीं विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की बारी है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए चुनाव प्रभारियों का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें 11 निगम, 45 पालिका, 46 नगर पंचायत के लिए नियुक्ति की गई है। वहीं पार्टी जल्द ही तारीखों का भी ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने वाली है और केदारनाथ में जिस तरह से प्रचंड जिन भाजपा के वहां के लोगों ने दी, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। आपको बता दें कि नगर निगम के लिए बीजेपी के निकाय प्रभारी कर दिए कुलदीप कुमार को किया गया है। तो वहीं श्रीनगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर के लिए भी चुनाव प्रभारी की नियुक्ति हो गई है। तो उधर मसूरी के निर्मला इंटर कॉलेज के 72वें वार्षिकोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड की क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दे रही है। मसूरी में है और बहुत पुराना स्कूल है। 72वें वार्षिक उत्सव में आज हम यहाँ पे शामिल हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए हैं सरकार ने, उसको आप अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं। यहाँ पे मिड डे मील की सुविधा भी दी जाती है। हर प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है आप लोग कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में आजकल हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं कि 23 लाख बच्चों की अपार आईडी बना रहे हैं। 1 नेशन और 1 आईडी, ये प्रत्येक बच्चे की हम बना रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में डाइट की अहम भूमिका होती है और इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बताया कि सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। इसके अलावा अस्पतालों का भी निर्माण किया जाएगा। देश में जितने भी डाइट है हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास से भी बनाई जाएंगी क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग यही होते हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे आप पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7000 टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं और 1500 से ज़्यादा अभी तक हम गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति कर चुके हैं और अभी लगभग 3000 टीचरों की नियुक्ति और होनी है। तो जो भी पहली बार टीचर बनता है तो हमारा प्रयास रहता है कि उनका हफ्ता 10 दिन का प्रशिक्षण हो जाए। उनको क्लासरूम में कैसे रहना है, बच्चे उनकी पढ़ाई से संतुष्ट कितने हो रहे हैं, तो ये सब डाइट्स को काम दे रखा है हमने और इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ देखने आया था और मुझे आशा विश्वास है कि हमारे डाइटों के जो भी हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें, उस पर खरा उतरें।
तो वहीं काठगोदाम से हल्द्वानी फ्रंट बनाए जाने को लेकर जल्द ही एक सर्वे शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सहमति भी दी जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर नदी के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे, सड़क के साथ साथ घाट भी बनाए जाएंगे, साथ ही जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की आसानी होगी। ये रिवर फ्रंट का मतलब जो पूरा गोला रिवर है, काठगोदाम में एक पुल है जाने का, जो गोलापार पुल जाता है, वहाँ से नीचे एक और पुल है जो रेलवे के पास, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास में है। इन दोनों पुल के बीच में जो डिस्टेंस है पूरी नदी की, वो 9 किलोमीटर के आसपास है। और ये पूरा शहर के किनारे किनारे ही ये गोला नदी बहती है। इससे काफ़ी समस्याएं विगत वर्षों में आई हैं। और इसमें जैसे रेलवे का फीडर है, इरिगेशन का फीडर है, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन है, उसको नुकसान हुआ है। नीचे जो हमारा जो पुल है वो क्षति हुई है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, साथ ही साथ जो है इसके अपोजिट बैंक पर स्टेडियम में भी नुकसान हुआ है। तो इसमें पूरे जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं और जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कमिश्नर महोदय द्वारा भी इस संबंध में कहा गया कि एक रिवर फ्रंट का कंसेप्ट डेवलप किया जाए, जिससे इस तरह की समस्याएं बार बार ना हो। और इसमें जो इस नदी के बीच का जो मलबा हो गया है, जो मलबा भर गया है, आज की डेट में लगभग 7 से 8 मीटर का मलबा इस समय भरा हुआ है, उसके निस्तारण के लिए भी इसमें एक कमेटी जिलाधिकारी के द्वारा बनाई गई है और वो भी अपना काम कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पलायन रोकने के लिए कई लाभकारी प्रयास करने में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामनगर डिवीजन की डीएफओ दिंगत नायक पर इन प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर सागौन के पेड़ों की कटाई की जा रही है। डीएफओ की इस हरकत से स्थानीय लोगों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी खरपतवार वगैरह होते हैं जो रोड साइड होते हैं, जिनसे अभी खासकर विंटर के टाइम पे मानव वन्य संघर्ष का घटना भी बढ़ते जाते हैं। तो उसको देखते हुए हम खरपतवार को सफाई करने का कार्रवाई चला रहे हैं। तो उसमें वही है, जो भी हमारे कोसी रोड के अगल बगल या हमारा भंडारपानी रोड के अगल बगल जो भी खरपतवार है उसको हटा रहे हैं। जिस मद में हमको पैसे मिल रहा है तो उसमें हम लेबर लगा के निकालते हैं। यूजुअली जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, अंदर का जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे हम लेबर को लगा के वहाँ से निकालते हैं। जहाँ पर फंडिंग नहीं होता है उसका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कि इस यहाँ पर भी सफाई करना है, वहाँ पे मशीन के द्वारा भी कराया जा रहा है। तो वहीं राज्य में चल रहे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने फिर से 3 सालों का समय दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मलिन व्यक्तियों को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने ऑलरेडी इसमें कहा था कि हम ये करेंगे, तो इसको क्यों 3 साल के लिए टाला जा रहा है? 3 साल का कार्यकाल किसी को कोई राहत नहीं देता। मेरा मानना है सरकार ने कदम उठाते हुए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये केवल निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए आप 3 साल का लटका रहे हो। एक आदमी को फांसी मिल जाए, उसको कहा जाए कि तेरी फांसी 10 दिन बढ़ा दी जा रही हो, तो उसके लिए मौत है। उसको पता है यार आज मरना था, अभी 10 दिन बाद मरना है, वो 10 दिन और कष्ट में रहेगा। 3 साल ये जितने भी बस्ती वाले, इनके दिमाग में ये रहेगा यार 3 साल बाद फिर हम बेघर हो जाएंगे। तो सरकार अगर वाकई में सरकार की नीयत ठीक है तो इनके पक्ष में सीधे एक नियम बनाए और उनको रेगुलराइज करे। तो वहीं देहरादून में अब सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर सावधानी जारी है और शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे, गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन ले रही है और साथ ही खुले में शराब पीने वाले 2265 लोगों के ऊपर पुलिस ने चालान भी किया है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी किया है। तो उधर राज्य में प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक नई पहल की शुरुआत की है। उत्तरकाशी में लगातार हो रहे हादसों को लेकर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 46 वाहन चालकों का पुलिस ने चालान भी किया। और इतना ही नहीं, सड़क सुरक्षा के प्रति पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने में भी लगी हुई है।
तो उधर रुड़की में ब्लॉक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां विधायक से खरीदे गए लाखों की कीमत के 2 नए ट्रैक्टर अब कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं इस मामले के ऊपर बीडीओ आलोक गार्गी ने बताया कि ट्रैक्टरों को जल्द काम में लाए जाने की कोशिश करेंगे, साथ ही ट्रैक्टरों को कूड़े का काम में उठाने का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमने इससे पहले कूड़ा निस्तारण और इसके लिए एडीओ पंचायत के पटल पर रखे थे, जो हम पंचायतों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिए जा रहे थे जहाँ भी उसको आवश्यकता हो। और आगे देखेंगे अगर इसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तो हम वहाँ भी उसको डिप्लॉय करेंगे अपने ट्रैक्टर को। लेकिन ये कुछ दिन से थोड़ा से चले नहीं हैं, अभी इसको शीघ्र से दोबारा से काम में लिया जा रहा है। और अभी जो गाँव में कूड़ा वगैरह है और इसको हम सोच रहे हैं कि दूसरे समूह वगैरह के लिए इसको अलॉट कर दें, तो फिर ये रेगुलर यूज़ में जब आएंगे तो फिर इस तरीके से इनकी मेंटेनेंस भी हो जाएगी फिर, और हमारा इसमें डेली यूज़ में आते रहेंगे। सर इस कौन सी किताबों की बात? अभी इससे पहले कुछ पत्र वो आया था, सूचना के वो आए थे जनसंपर्क विभाग से सरकार की योजना के द्वारा, तो उन्हें हमें पंचायतों को हमें आवंटित करना था। तो एडीओ पंचायत महोदय के पास वो थी और उनके कुछ कमरों में रखी थी, कुछ उनके कमरे के बाहर रखी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और वो सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई। तो जिस हिसाब से वो जाती रही उस हिसाब से उनका जो बंडल थे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां पर ब्रह्म सरोवर घाट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है, जहां कई राज्यों के होनहार कलाकारों और शिल्पकारों ने अपना शानदार हुनर पेश किया। और इस भव्य महोत्सव में उत्तराखंड के कलाकारों ने भी अपना दमखम दिखाया, जिसका पर्यटकों ने खूब आनंद भी लिया। आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा की धर्म नगरी कही जाने वाली कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल के मुताबिक इस बार का गीता महोत्सव बेहद खास है। दरअसल इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश भर से कलाकारों और शिल्पकारों ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। वहीं गीता महोत्सव में आए हजारों की संख्या में पर्यटकों ने शिल्पकारों और कलाकारों के प्रदर्शन का जमकर आनंद भी लिया है। तो वहीं दूसरी ओर इस भव्य महोत्सव में उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, जिस पर पर्यटक खूब थिरकते नजर आए, जिसकी वजह से ब्रह्म सरोवर घाट पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। तो वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने छपेली नृत्य को प्रस्तुत किया, जिस पर पर्यटक खुशी से थिरकते नजर आए। बता दें कि छपेली उत्तराखंड में किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ये नृत्य स्थानीय उत्तराखंड जनजाति की संस्कृति पर आधारित है। दरअसल उत्तराखंड में एक जनजाति क्षेत्र है जौनसार बाबर, और वहीं का जो नृत्य है, लोक नृत्य हारवल तांदी, वो हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने समय से यहाँ पे हमारे ब्लड में है, तो वो कोई ऐसा नहीं कि उसी में कोई क्लास दी जाती है। वो गांव में जो लोग नृत्य होता है उसको देख देख के सीखे। हाँ, कुरुक्षेत्र हम लोग 4th-5वीं दफे यहाँ आ रहे हैं। हाँ, और इसी महोत्सव में गीता महोत्सव बहुत शानदार, और ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ महाभारत कौरवों का युद्ध हुआ है, तो ये हमारी ऐतिहासिक भूमि, हमारा इतिहास यहाँ है, तो जाहिर सी बात है बहुत जबरदस्त। संजय दयाल सर, मेरा नाम आंचल है, आंचल वर्मा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 15 दिसंबर तक चलेगा, इस महोत्सव में पर्यटक लोक कलाकारों के प्रदर्शन को अपने कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं। हर कोई इन पलों को जीने में व्यस्त है। मेले में शिल्पकारों के हाथों की कला की हर कोई तारीफ करने में लगा हुआ है, क्योंकि आयोजन हर साल की तरह इस साल भी यादगार बन चुका है। स्पेशल रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। वहीं उस मुद्दे को लेकर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम का व्यक्तिगत मत है कि प्रदेश में एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव होने चाहिए। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं,
क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। बात करेंगे मसूरी की, जहां लोगों को जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिलेगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया है कि मसूरी में शटल सेवा की शुरुआत की जाएगी ताकि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। शेयर किया गया था कि हमारे इस तरह के जो पर्यटक स्थल होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं हमारे रीजन के रेजिडेंट्स के लिए, उसमें अमूमन ये समस्या देखी गई है कि एक्सट्रीम क्राउडिंग और एक्सट्रीम कंजेशन के कारण स्थानीयों को और जो टूरिस्ट आ भी रहे हैं उनको सुगमता नहीं हो पा रही है। उनका बहुत समय क्यूइंग में और ट्रैफिक में ही बर्बाद हो जा रहा है। रिक्रिएशन और नेचर एंजॉयमेंट के लिए वो आते हैं, लेकिन कुछ और एक्सपीरियंसेस लेके जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एडवर्स होती जा रही है। सो इसी के मद्देनज़र सैटेलाइट पार्किंग जो हमारा फ्यूचर भी है, जहाँ से हम व्हीकल्स को एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दी टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट लोकेशन रोका जाए और वहाँ से उचित सुविधा प्रदान करते हुए जो हमारे टूरिस्ट हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाए। सो इस दिशा में हमारी किंग क्रेग और जो हमारा हाथी पाव बैंड है, वहाँ पे जो हमारी 6-7 किलोमीटर्स की रोड है, इन दोनों स्थलों को मिला के हमारी अराउंड 800-900 पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो जा रही है। तो वहीं उत्तरकाशी में सेब की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बागवानी से संबंधित योजना को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उत्तरकाशी में बागवानी फसलों के उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी जिला सेब की बागवानी के लिए राज्य में पूरी तरह से अग्रणी भी है। तो वहीं दिसंबर महीने का पहला सप्ताह खत्म होने वाला है, लेकिन प्रदेश में बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में 55 मिलीमीटर की बारिश देखी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम में बदलाव के कारण राज्य में हो सकती है बारिश। इस साल की अगर बात करें तो -90% जो इस समय जो अक्टूबर और नवंबर या सीजन की बात करें एज ऑन डेट तक जो है, तो उसमें वो 90% डेफिशिएंट है। और अब ये है कि इस सीजन की अगर बात करें तो अभी अब हमारे पास 1 मंथ जो दिसंबर है वो बचा हुआ है, तो उसमें कुछ स्पेल्स मिलनी चाहिए और ये जो अभी डेफिशिएंसी है इसमें थोड़ा कमी जरूर आएगी जो है। तो बात करते हैं सामान्य की, जो आप देखते हैं कि जो हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो पोस्ट मानसून सीजन है, इसमें अगर और सीजन से आप कंपेयर करेंगे तो इसमें सबसे कम जो है नॉर्मल आपको इस सीजन का मिलेगा। तो करीब 55 mm इसमें जो है पूरे सीजन में बारिश मिलती है। और उसमें से ठीक है कि जो हमारा अभी अक्टूबर और नवंबर है ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है, -90% एफिशिएंसी है। लेकिन जब दिसंबर में जाते हैं तो एक दो स्पेल जो है वो मिलती है मिड दिसंबर के बाद जो है, तो मैं समझता हूँ फिर इसमें जो है जो अभी डेफिशिएंसी उसमें वो कमी आएगी। बाकी ईयर टू ईयर देखेंगे तो चूंकि नॉर्मल कम है तो वेरिएबिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है। किसी साल आपको देखेंगे कि अच्छी रेंज जो इन्हें मंथ में मिल जाती है, मतलब नॉर्मल से अबव मिलेंगी, क्योंकि 2-3 सिस्टम अगर अच्छी रेंज दे जाएं तो फिर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। तो उधर देहरादून में ठंड के साथ साथ लोगों को प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में तेजी से मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश नहीं हुई है और प्रदूषण भी थोड़ा सा बारिश न होने की वजह से बढ़ गया है और दिन के और रात के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। ठंड का भी प्रकोप अपनी उस पर नहीं आ पाया, इस वजह से इस समय फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए यह मौसम सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहता है।
तो उसी से संबंधित मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जैसे ही बारिश हो जाती है तो फिर दिन में भी यदि सर्दी बढ़ जाती है तो इन केसों में अपने आप स्वतः ही काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें निर्देश दिए गए इस बीमारियों से संबंधित लोग जो आए उनका नियमित रूप से उपचार करें। और लोगों से भी मेरी अनुरोध है देहरादून की जनता से कि इस समय ज़्यादा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पर ना निकलें जब तक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। प्रदूषण एक बार कम हो जाता है उसके बाद फिर नियमित रूप से अपनी वॉक करते रहेंगे। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।